हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 18th और 19th इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस हम देखेंगे और इन्हीं में हम मेजर एडिटोरियल्स को भी देखेंगे जो इन दोनों दिनों में आए हुए हैं। उसके साथ ही साथ अब इस वीक से 2 दिनों का न्यूज क्लब हुआ करेगा, जिसमें से अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 20 और 21 की न्यूज क्लब होगी। और अभी इसी हफ्ते की जो मेजर न्यूज है वो है LGBTQ+ राइट्स को लेकर के। उसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में और एक डेडिकेटेड एनालिसिस भी है इंडियन एक्सप्रेस में, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे, आज नहीं कल परसों में आएगी। और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी कुछ घट रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि सूडान में कुछ हो रहा है, उसके बाद यमन में कुछ हो रहा है, और आप हमने सुना कि बीच में चेक रिपब्लिक में भी कुछ हो रहा था। तो इस तरह के जो छोटी छोटी न्यूज होती हैं जो हमारी ज्योग्राफी और इंटरनेशनल अफेयर्स को बनाती हैं, उसके ऊपर भी मैं डेडिकेट वीडियो लेकर के आऊंगी। इस चैनल पे आपको यूपीएससी से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स मिल जाते हैं, आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ एसएससी और बैंक से जुड़े हुए न्यूज आर्टिकल्स भी मैं डिस्कस करती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी और बैंक की, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो आज का जो डिस्कशन शुरू करेंगे, जो अभी तक की टाइमलाइन रही है 18 से लेकर के 19 और आज 20 हो गई है, तो 2 दिन की जो न्यूज आई थी जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लेकर डिस्कशन होना था, उसकी टाइमलाइन हम देखेंगे। तो 18 को ये न्यूज आई कि सेम सेक्स मैरिज एलिटिस्ट आउटसाइड कोर्ट एम्बेड सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट। तो ये एलिटिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही एलिट क्लास है समाज का, उसको एड्रेस करते हुए कहा गया। तो ये पीआईएल डाली गई थी और जो केस सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लेकर के डिस्कशन होना था और ये तय करना था कि एक्चुअली इसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो न्यूज है और डिस्कस भी हुआ है, लेकिन पूछने वाली बात ये है कि भाई यूपीएससी के लेवल से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूरा का पूरा न्यूज पूरी छान ली जाए, पूरी स्टडी कर ली जाए, अभी तक के सारे केसेस को पढ़ लिया जाए, ऐसा नहीं है। आपको जो मेरी सलाह ये रहेगी, मेरी पर्सनल राय है ये, आपकी कुछ और भी हो सकती है। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो आपको पढ़ना किस टेंशन में चाहिए वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के क्या ओपिनियन है और क्या निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। जिसमें आपके जो सभी जितने भी नागरिक हैं देश के, उनको उनके जो बेसिक राइट्स क्या है, चाहे वो एलजीबीटी ग्रुप के हो या ना हो, उनके क्या फंडामेंटल राइट्स है, उसके आधार पर आप इस केस की स्टडी करिए। जिन बच्चों का डोमेन लॉ है, राइट, या पॉलिटिकल साइंस है, जहाँ पे या फिर जिसमें लॉ का पार्ट ज्यादा आता है, हाँ, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें एक टाइमलाइन चलेगी केसेस की, कई सारे केसेस हैं, उसको मैं दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उन केसेस को आप टाइमलाइन में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए चिंता वाली बात नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को आप दिमाग में रखिए, जिसमें आपका प्री भी कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ और इम्पोर्टेंटली अगर आप GS2 की बात ज्यादा हम कर रहे हैं, जिसमें सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। तो कुछ पॉइंटर्स को हम देखते हैं और इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो हम बनाने वाले हैं जो आएगी इस हफ्ते के एंड तक। So courts cannot create or recognize any institution called marriage. The central government has said in its application challenging the maintainability of petitions seeking legal recognition of same-sex marriage which the Supreme Court will take up on Tuesday. तो देखिए ये आई थी न्यूज 17 तारीख को और मंगलवार की इसकी सुनवाई होनी थी। तो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन ये हो रहा था कि भाई जिस यूनियन की हम बात करते हैं, जिस एसोसिएशन की हम बात करते हैं, जिसका नाम है मैरिज, उसको आधार बना करके कैसे सेम सेक्स मैरिज को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। उसमें कोर्ट ने जो अभी तक का एस्पेक्ट ये था, 17 अप्रैल तक का एस्पेक्ट ये था कि इसको कैसे लीगलाइज किया जाए। अगर किया जाता है तो हमारे पर्सनल लॉ जो है, हिंदू पर्सनल लॉ की जो बात होती है, वो लॉ कहाँ तक केटर हो पाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है, सपोज करिए 2 सेम सेक्स मैरिज वाले शादी करते हैं आपस में, तो उनके भविष्य में भावी संतानें जो अडॉप्ट करेंगे, उनकी फिर ओनरशिप कौन लेगा। तो कई सारी चीजें थी जो पहले इस लाइन में थी और डिस्कस करने लायक थी। नाउ द प्ली सेट, जो प्ली लगाई गई थी वो कहती है, द क्वेश्चन कंसर्निंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज एंड इट्स पैरिटी विद द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एज एन एक्सक्लूसिवली heterogeneous institution which is governed by the existing legal regime and has a sanctity attached to it in every religion in the country. तो वो यही बात उठाई गई थी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया जो हमारे यहाँ DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इसके ऊपर सुनवाई कर रहे थे, उसके ऊपर एप्लीकेशन डाली गई थी, कर रहे थे अगले दिन। और जो इसको सरकार की तरफ से पेश करने वाले थे वो थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ठीक है, तो सवाल था कि जो एक सेंटिटी लीगल रिजीम के अंदर हमारे सामाजिक व्यवस्था में एक यूनियन है या फिर एक रिलेशनशिप, एक एसोसिएशन है, वो क्या है? मैरिज। और उसमें सेम सेक्स मैरिज कैसे लीगलाइज करार दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर नालसा के कुछ केस स्टडीज हैं जिसमें नवतेज सिंह की रूलिंग के ऊपर बात होती है ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए। तो उस रूलिंग को आप रेफर कर सकते हैं, जहां पे आपको जो फंडामेंटल राइट्स में आपका GS2 वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, ये तो फ्रंट पेज पे छपा 17 अप्रैल को। उसके आगे देखते हैं। नाउ by way of an act under Article 246 of Constitution of India, such legalization depends upon the legislative policy of the appropriate legislature, and the courts cannot either create or recognize any institution called marriage. उन्होंने कहा कि 246 के हिसाब से, संविधान के 246 एक्ट के हिसाब से कोई भी लेजिस्लेशन डिपेंड करता है अपॉन द लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटर। ध्यान दीजिएगा, उसके मतलब नियम कायदे कानून पे ही सब कुछ आधार करता है। सीधी बात ये, एंड द कोर्ट्स कैन नॉट ईदर क्रिएट और रिकॉग्नाइज एनी इंस्टीट्यूशन कॉल, और कोर्ट इसको सीधे इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि जब तक कोई लॉ नहीं पास करते, उसके अलावा उसके बिना कोर्ट आगे जाकर के किसी भी एसोसिएशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को शादी करार नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर है? ऑफ कोर्स लॉ कौन बनाता है? हमारी पार्लियामेंट, राइट? तो जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेगी, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई रूलिंग नहीं दे सकता। मोटी बात ये है। तो इसके ऊपर कई सारे एक्ट इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर, इस केस पे। पहला ये है ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 रेफर कर, इसमें अटैच होता है इस केस में। उसके बाद हमारे पर्सनल लॉज आते हैं, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लॉ आते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद नालसा में कुछ केस स्टडीज हैं, वो भी आप रेफर करेंगे, ज्यादा नहीं, एक आध हैं जो इंपॉर्टेंट है इस केस स्टडी के लिए, उनको आपको रेफर करना चाहिए GS2 के रेफरेंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now G7 to decarbonize power grids by 2035, phase to agree on coal phase out by 2030। G7 की मीटिंग हम सबको पता है, पता होनी ही चाहिए। G7 में कौन कौन से देश आते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया एट G7 क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, ये न्यूज की 17 अप्रैल की है। एंड G7 क्लाइमेट एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वाउंड अप इन जापान Sapporo। The members nation have committed to decarbonize their power grid no later than 2035 and accelerate phasing out of domestic unabated coal power। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा टारगेट है एमिशन को कम करने का 2035 तक, उसके साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 43% तक कम करने के लिए 2030 तक और 60% 2035 तक के जो अलाइनमेंट्स हैं उसके लिए हमारा जो प्रयास है उसको दिमाग में रखते हुए ये वादा किया गया। ठीक है, वादे होते रहते हैं, क्लियर है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए प्री के एस्पेक्ट से, वो क्या है? जैसे कि ये एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी AZEC, अभी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई AZEC क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जापान अटेम्प्ट टू प्रमोट अमोनिया को फायरिंग एज फॉर्म ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर डोमेस्टिकली एंड इन एशिया विया एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी वाज डिग्रेडेड बाय द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये कम्युनिटी बनी हुई थी, उसको डिग्रेड किया गया, जापान ऐसा कहता है, क्योंकि यूएन चार्टर जो देश यूएन चार्टर को एक्सेप्ट करते हैं या उसके साथ साथ कोप में कई सारे वादे होते हैं। कभी आप ध्यान दिया होगा, कोप की मीटिंग में वादे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, IPCC के वादे हुए हैं, वो भी होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मोटा मोटी तौर पे अभी तक कार्बन एमिशन को कम करने के लिए डेवलप्ड देशों से कोई भी सपोर्ट डेवलपिंग देशों को नहीं रहा है। ठीक है, हम मांगते रहे हैं, डिमांड आती रही है, पर हुआ नहीं है। और एशियन कंट्रीज में, जहां पे एशिया के देश हैं, उनमें ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि वो हमेशा डेवलप देशों की तरफ निगाह रखते हैं कि भाई कोई सपोर्ट मिल जाए। मिला है लेकिन उस लेवल का नहीं मिला है। तो उसी लिए AZEC एक मुहिम रही है, कम्युनिटी रही है, उसके बारे में आप पढ़िए और अपने प्री की तैयारी करिए। तो इसमें आया है टर्म, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल छपा है 17 तारीख को ही, टेरर ऑफ नार्को नेटवर्क्स। इसमें पूरा नार्को का जो अभी तक का कहना चाहिए न्यूज या आर्टिकल का जिस्ट, जो अभी तक की न्यूज़ रही हैं, वो सबका जिस्ट इस आर्टिकल में डाला गया है।
और राकेश अस्थाना जो है साहब वो राइटर हैं और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी हैं, तो इनका ओपिनियन काफी रिमार्केबल रहेगा। तो फटाफट जरा सा पढ़ लेते हैं इसको। द नार्कोटिक ट्रेड इज अस्यूमिंग dangerous proportion of all over the world. It is also social problem all that harms youth and families and the money. नार्को के ऊपर ये बात बोल रहे हैं कि काफी नुकसानदायक चीज है, हम सबको पता है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट हम यहाँ यूज करिए, ट्रेडिशनली इंडिया हैज बीन सीन एज सैंडविच बिटवीन डेथ गोल्डन क्रिसेंट एंड डेथ गोल्डन ट्राइंगल। इसको भी हम देखेंगे, ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट रहा है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहा है, प्री के लिए प्लस मेंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया था वो सैंडविच बन के रह गया था गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच। द कंट्री इज बीइंग फ्लडेड विद ड्रग्स स्पेशली हेरोइन एंड मेथाम्फेटाइन, सॉरी वो डिफिकल्ट वर्ड है। तो हेरोइन और ये जो सब्सटेंस है यहाँ अब हम लोग के देश में क्या फ्लड कर रहा है। From these two regions by drug lords indirectly supported by intelligence setups, nearly 90% of the world's demand for these drugs is being met from these two regions. और अधिकतर जो सभी आसपास के देशों को जो मुहैया कराई जाती है नार्को, वो इन्हीं गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल से कराई जाती है, ये बता रहे हैं। उसके साथ देयर आर इंडिकेटर्स दैट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एडजॉइनिंग अफगानिस्तान आल्सो यूज्ड बाय पाकिस्तान ड्रग ट्रैफिकर्स टू कन्वर्ट अफगानिस्तान ओपियम टू हेरोइन। तो ये डिटेलिंग पूरी दी हुई है कि कहाँ से कौन कौन से इलाके में हेरोइन और ये जो ड्रग्स होती है सब उसको सपोर्ट किया जाता है या पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसको आप पूरा आर्टिकल गो थ्रू कर सकते हैं, नॉलेजेबल है और उसके ऊपर कई पहले भी सवाल बने हैं। अब मेन चीज क्या है वो ये है कि गोल्डन क्रिसेंट कौन कौन से देशों के बीच में है और गोल्डन ट्राइंगल किन किन देशों के बीच में है या माना जाता है। एक्चुअली कोई डेडिकेटेड या कोई डिक्लेयर्ड वेबसाइट नहीं है जहां लिखा गया हो कि भाई पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान में ऐसा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान गोल्डन क्रिसेंट में क्या आता है, पाकिस्तान आता है, ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है और गोल्डन ट्राइंगल में आता है म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। उसके साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा इसमें पढ़ने का मन है तो ओपीएम और ओपीएम की खेती कहाँ कहाँ पे होती है ये आप ज्योग्राफिकल एरिया में जरूर देखिएगा, कहाँ खेती होती है और कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन या सप्लाई होती है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में उगो अस्टुचो जो है यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर हैं इंडिया के, और एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ 27 EU मेंबर स्टेट हैव को-ऑथर्ड द आर्टिकल। दिस आर्टिकल इसमें वो पूरा का पूरा अभी तक का जितना हम कई महीनों से पढ़ते हुए आए हैं जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में, उसका जिस्ट है वो ये है, रशियाज एग्रेशन इज एन अटैक ऑन द फाउंडेशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मतलब बहुपक्षीयवाद या बहुपक्षीय वाद को बढ़ाने वाले देशों के ऊपर अटैक है। तो रशिया का जो अग्रेशन है किसके ऊपर दिख रहा है, यूक्रेन के ऊपर। ये अटैक है फाउंडेशन पे, जो आधारभूत है, जो आधार है उसके ऊपर अटैक है। किस चीज के, बहुपक्षीय देशों को बढ़ावा देने की जो स्ट्रेटेजी है उसके फाउंडेशन पे अटैक है। तो अगर और ये है क्या एक्चुअली, जब आप ध्यान दीजिए कि जब दो देशों के बीच में वॉर हो, अगर आप बात करें कोल्ड वॉर की बात करते हैं, हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो जब भी वॉर की सिचुएशन कहीं भी होती है तो यूजुअली पावर क्या हो जाती है, यूनिपोलर हो जाती है। राइट, यूनिपोलर का मतलब एक जगह केंद्रित हो जाना, या दूसरा शब्द आता है बायपोलर। राइट, बायपोलर का मतलब दो देशों के बीच में आ जाना। तो इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं ये बताने के लिए कि शक्ति का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ है। तो मल्टी का मतलब होता है जहां पे बहुपक्ष मतलब सभी के पक्षों को आधार बना के व्यवसाय या व्यापार किया जाता है। राइट, तो जब वॉर की सिचुएशन आती है तो ये घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो वो घटना ना घटे, पर ऐसे तो रशिया ने कुछ किया नहीं, तो रूस ने क्या करा, यूक्रेन पे अटैक किया, ये दिखाने के लिए कि मैं क्या हूं, मैं एक सुपर पावर हूं। राइट, सुपर पावर दिखाने के लिए, और जिसमें चाइना भी अपनी बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है ताइवान के ऊपर अटैक करके या फिर उसको अपने में मिला करके। तो इस पूरे प्रोपोगेंडा को जो रशिया ने शुरू किया, जो पहले चला आ रहा, कोल्ड वॉर चला आ रहा है, जहां पे वो यूएस और रूस के बीच में, रशिया के बीच झगड़ा था, और फिर धीमे धीमे रहते रहते ये ऐसा नतीजा आ गया कि जहां पे रूस कहता है मैं आगे हूं, यूएस कहता है मैं आगे हूं। तो उस केस में क्या हुआ, बहुपक्षीयवाद जो था वो खत्म होने की कगार पे आ गया है, उसकी फाउंडेशन पे अटैक हो गया है। ये पूरे इस पूरे ही आर्टिकल में यही बात समझाई गई है।
Now, multilateralism requires respect for rules based on shared principles. Whether you are strong or weak, the rules are binding on all. ये देखिए मेन लाइन यहाँ पे लिखी है कि बहुपक्षीयवाद का मतलब क्या है, जो नियम कायदे कानूनों को रिस्पेक्ट देना, प्रिंसिपल्स को शेयर करना, आप चाहे कमजोर हो चाहे मजबूत हो, आपको सभी के ऊपर वो नियम लागू होते हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो। अब यूक्रेन तो एक छोटा देश था जो पहले यूएसएसआर में उसी का हिस्सा हुआ करता था, रशिया का हिस्सा था, बाद में टूट के अलग हो गया। तो हर किसी की अपनी सॉवरिटी है, संप्रभुता है, इंटीग्रिटी है, इंडिविजुअलिज्म है हर देश का, उसको चाहे वो कमजोरी क्यों ना हो। पर इस तरह के वॉर होने से क्या होता है, देशों की संप्रभुता को आघात पहुंचता है और बाकी बचे हुए देशों की संप्रभुता भी इफेक्ट होती है। तो इस बात को इस आर्टिकल में वो हाईलाइट करते हैं। आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाके इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए, आपके आईआर वाले सेक्शन में हेल्प करेगा। Now, SME loan delinquencies will continue to rise for NBFC. आप कहना चाहिए SME loan delinquencies का मतलब होता है जो पे नहीं किए गए हैं। SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन हैं उनकी डिलिंक्वेंसीज को लेकर के क्या होगा, राइज फॉर एनबीएफसीज। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस का जो लोन डिलिंक्वेंसीज हैं वो बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी, विल कंटिन्यू टू राइज, बढ़ेंगी, राइट। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिएगा, पूछे जाते हैं कभी कभी प्री में। उसके साथ WPI इजिस्ट 29 मंथ और होलसेल प्राइस इंडेक्स 29वें महीने में सबसे नीचे आ गया, 29वें महीने के लो नंबर पे आया है 1.34%। हम डिस्कस कर चुके हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्या है, और मार्च में फेवरेबल रहा। समस्या क्या थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब स्थिति में चल रहा था, WPI तो पहले भी ठीक ठाक था। तो डिस्कस आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ाई करते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं कि एक्चुअली भाई CPI कितना था या WPI कितना चला था, क्योंकि यकीन मानिए इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में प्री में सवाल बनते ही बनते हैं इन सब छोटी चीजों से, ठीक है। नेक्स्ट है रोहिंग्या, म्यांमार एंड म्यांमार सिलेक्शन एज ICJ कीप्स हीट ऑन जुंटा। 3-4 टर्म्स हैं जो उसमें आपके लिए एक पूरा सवाल बना सकती हैं, चाहे वो GS2 हो चाहे वो GS1 हो। अगर दिमाग लगाएंगे तो आप ढूंढ लेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो मिल जाएगा। सवाल है रोहिंग्या, दूसरा है म्यांमार इलेक्शन, ठीक है, ये पूरा चीज। उसके बाद जुंटा तो मैं वैसे भी डिस्कस कई बार कर चुकी हूँ और मैंने वीडियो भी बनाया था, आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो रोहिंग्या मुसलमान क्या है, कौन है, कहाँ है, किस इलाके में रहते हैं, अगर आप इस आर्टिकल को ना भी पढ़े तो भी सवाल पता होना चाहिए भाई रोहिंग्या क्या मतलब है, कौन सी ट्राइब की बात हो रही, कौन सी कम्युनिटी की बात हो रही, ठीक। म्यांमार में इलेक्शन में समस्या क्यों है, राइट, आंग सांग सूकी का नाम क्यों बार बार आता है, वो पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ICJ कीप्स हीट ऑन जुंटा, भाई जुंटा कौन है ये और किस देश की बात हुई, क्या कहानी है। तो इसमें केस ये है, आप केस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अर्लियर दिस मंथ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हेग रिजेक्टेड, अच्छा ICJ पता है ना, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, ये है हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और रिजेक्ट किया क्या, म्यांमार की जो जुंटा सरकार है उनकी अपील जो थी 10 महीने की, रेफरी टू फाइल अ काउंटर मेमोरियल और रिप्लाइड द काम्बियास केस दैट म्यांमार वाज इन ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन। तो जेनोसाइड कन्वेंशन जो है उसको तोड़ा है किसने, जुंटा सरकार, म्यांमार ने। तो उसके ऊपर केस चल रहा था, उसकी प्ली को रिजेक्ट किया ICJ ने। ध्यान दीजिएगा, हर देश की अपने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होते हैं, राइट, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हम सभी विश्व के सभी देशों का जो एक सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, ICJ। वहां पे अपील चल रही थी और उसमें ICJ ने रिजेक्ट कर दिया म्यांमार की जुंटा सरकार की एप्लीकेशन को कि उन्होंने कोई जेनोसाइड नहीं किए हैं। ये पूरे जेनोसाइड के ऊपर ही आर्टिकल, आप चाहें तो पढ़े, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आपके GS2 और GS3 वाले में काफी इंपॉर्टेंट बैठता है, जहां पे आपका IR वाला सेक्शन भी आता है और डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आता है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जुंटा सरकार के ऊपर म्यांमार को लेकर के मैंने एक अच्छा खासा आर्टिकल डिस्कस पहले भी किया था, जहां ये आपको हमने डिस्कस किया था कि भाई आंग सांग सूकी को क्यों बंद कर रखा है और वहां पे क्यों इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हो सकते हैं, जुंटा सरकार ने जेनोसाइड क्यों करा रखे हैं, एक्चुअली क्या घटना घट रही है, इसकी आपको डिटेल में आप पढ़े तो आपको पता चलेगा, आपके इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है यूएस वॉरशिप सेल्स थ्रू ताइवान स्टेट आफ्टर चाइनाज रैप्स अप मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अच्छा, ये आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ताइवान स्टेट कहाँ दिखती है, जरूर पता होना चाहिए। यूएस वॉरशिप ने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर दिन छपता है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी ये है कि भाई ताइवान स्टेट कहाँ है। तो आप देखेंगे चाइना यहाँ दिख गया हमको, उसके बाद ताइवान ये दिखता है, बहुत छोटा सा है मैप में अगर आप ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ बड़ा दिख रहा है, वर्ल्ड एटलस से मैंने लिया है। और ताइपेई इसकी कैपिटल ताइपेई, राइट। ताइवान स्टेट ये दिख रहा है बीच में, उसके साथ साउथ चाइना सी इधर और ईस्ट चाइना सी इधर। इसके साथ ही साथ यहाँ बहुत छोटे छोटे से आइलैंड दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे, इनको लेकर के चाइना हमेशा लड़ाई झगड़ा, ये मेरे हैं वो तेरे हैं, ये बहुत होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। लुजोन स्ट्रेट ये है, फिलीपीन सी ये दिख रहा है, ऑर्चिड आइलैंड लैंड यू। तो इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड्स भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, स्ट्रेट पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया टू अपील WTO पैनल रूलिंग्स ऑन ICT इंपोर्ट टैरिफ्स लिमिटेड PLI इम्पैक्ट। ये जितने मैं आर्टिकल आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब यूपीएससी के फेवरेट आर्टिकल्स हैं, सालों से रहे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें WTO पैनल ICT इंपोर्ट टैरिफ के ऊपर जो टैरिफ्स और ट्रेड और टैरिफ को लेकर सवाल कई बार पूछा गया प्री और मेंस में, आप बिल्कुल रट लीजिए कि पूछे भाई टैरिफ्स कौन कौन से लगाए थे। तो हुआ क्या है, WTO समय समय पे अलग अलग टैरिफ की लिस्ट शो करता रहता है कि भाई अब हमने इसमें टैरिफ लगा दिया, अब उसमें टैरिफ लगा दिया। क्यों? ताकि किसी देश में ज्यादा बैरियर्स ना आए, राइट। बैरियर्स का मतलब है कि सभी देशों को समान अधिकार मिल सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के। लेकिन डेवलप देश जो है, डेवलप का मतलब कौन से देश, जिसमें यूएस भी आता है, राइट। तो डेवलप देश हमेशा ये चाहते हैं कि उनका ही माल सारे देशों में जाए और डेवलपिंग कंट्रीज का ना जाए। तो इस तरीके इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए WTO के ऊपर WTO में हमेशा बहस चलती रहती है कि किसमें टैरिफ लगाया गया, किसमें टैरिफ घटाया गया। तो क्या हुआ, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अपील recent ruling by panel of WTO on its imposition of tariffs on mobile phones and electronic components। अभी लगाया गया, ठीक है। अब टैरिफ क्या है, जिन टैरिफ की बात हो रही है वो ये है कि 2019 में EU had challenged the import duty of 7.5%, later increased by 15%। मतलब EU ने 2019 में इंपोर्ट ड्यूटी जो 7.5% डबल कर दी गई थी, 15% लेविड बाय इंडिया, जो इंडिया द्वारा ली जाती थी 2017 में, उसको चैलेंज किया था। ऑन अ वाइड रेंज ऑफ 11 IT प्रोडक्ट्स टू कर्ब इंपोर्ट्स एंड सेट अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन। घटना ये यहाँ रेफरेंस यहाँ लिया जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, डेवलप देश क्या करते हैं, अपने माल को ज्यादा बेचने के लिए या उनकी एक्सेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जिन देशों में उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जगह नहीं मिल पाती है, तो वो देश क्या करते हैं, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देते हैं उन देशों के माल के ऊपर। जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि माल कम आएगा उस देश में, राइट, कमा पाएगा। तो उसी को चैलेंज किया गया था। अब क्या है, लेटर इंडिया इंक्रीज ड्यूटी टू 20% डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर। अब क्या हुआ कि लोगों ने अपोज किया, देशों ने, पर फिर भी इंडिया ने 15 से उसको 20% कर दिया। क्यों? अगर ऐसा नहीं करते तो EU के बहुत सारी कंपनी देशों का जो माल इंडिया में डंप हो जाता और हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको जगह नहीं मिल पाती। तो उस केस में अभी जो रूलिंग आई है उसमें इंडिया ने अपील करी है कि भैया इसको सुधार किया जाए। तो इस बैकग्राउंड से अगर आप WTO की पैनल की रूलिंग्स को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और ये GST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा गया पॉइंटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ सिविल यूनियन डिफरेंट फ्रॉम मैरिज। ये वहीं से आ रहा है LGBTQ+ वाले केस में। उसमें ये बताया गया कि भैया जो सिविल यूनियन कॉन्सेप्ट है ना, जिसको लीगल स्टेटस देने की बात हो रही है, उसको हम पर्सनल लॉ से टच नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि while the center through Solicitor General Tushar Mehta contested the maintainability of the petition and judiciary's right to confer legal recognition on the social legal institution of marriage। तो यही बात उठ रही है कि हम भैया लीगल रिकॉग्निशन की जहां तक बात आती है, जिसमें सोशल लीगल इंस्टीट्यूशन की बात आती है मैरिज को लेकर के, the CJI observed that the hearing scope would be limited to developing a notion of a civil union that finds legal recognition under the special act। उन्होंने कहा कि जो सिविल यूनियन की बात हो रही, जहां पे सेम सेक्स के लोग आपस शादी कर सकते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट का पार्ट बन सकता है या रिकॉग्निशन उसमें मिल सकती है उसको। अच्छा, सवाल इसमें यह है कि सिविल यूनियन क्या चीज है। Civil union refers to the legal status that allows same-sex couples specific rights and responsibilities
normally conferred upon the married couples. Although a civil union resembles a marriage and brings with its employment, inheritance, property and parental rights. ठीक है, तो सिविल यूनियन क्या है? लीगल स्टेटस है जिसमें सेम सेक्स के लोग आपस शादी कर सकते हैं, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है। ये प्री पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, वैसे घबराइए नहीं, LGBTQ+ वाले आर्टिकल पे स्टडी करके मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ, इस हफ्ते के एंड तक आ जाएगी। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है क्या हो रहा है ये, क्योंकि टाइमलाइन है 17-18 की न्यूज मर्ज है, तो आप परेशान मत होइए, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये उसके बाद का ये आ गया 18 अप्रैल का आर्टिकल आ गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पर्सनल लॉ को अवॉइड कर रहे हैं। लेट्स लुक एट द स्पेशल मैरिज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही सेम बात कि हम LGBTQ या सेम सेक्स मैरिज वाली जो घटना है या सेम सेक्स मैरिज वाला जो राइट की बात हो रही है, इसको लीगलाइज करने की बात हो रही है, वो हम स्पेशल मैरिज एक्ट में उसको जगह मिल सकती है या उसको रिकॉग्निशन उसमें मिल सकती है, ये उन्होंने मोटा माटी इस आर्टिकल में कहा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रीन फ्लैग्स प्रोजेक्ट टू एड R&D इन अ क्वांटम टेक। तो अभी जो ये 19 तारीख की न्यूज है, ये कहा जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट वेडनेसडे अप्रूव द नेशनल क्वांटम मिशन NQM। याद रखिएगा, ये पहले भी डिस्कस हमने किया है, प्री में पूछा आ सकता है, मेन से भी आ सकता है आपका टेक वाले पार्ट में, कि टू बिड एड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या चीजें बताई गई हैं और किस तरीके से फिजिकल क्यूबिट्स को कवर करते हुए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, उसके लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपके टेक वाले पार्ट को क्लियर करेगा, पता होना ही चाहिए। तो